हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पीसीएस बाय एस्पिरेंट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदित्य श्रीवास्तव यूपीएससी 2023 में जिनका रैंक 1 था, उनके बारे में हम बात करेंगे। उनकी एक कॉपी है जो विजन आईएएस के टेस्ट सेंटर पे उन्होंने लिखी थी 26/8/2023 को लखनऊ में। तो चलिए देखते हैं कि यूपीएससी का जो रैंक 1 पाने वाला व्यक्ति है वो कैसा आंसर लिखता है, उससे हम क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में हम इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। यहाँ आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 है। विद सुटेबल एग्जाम्पल्स डिस्कस हाउ एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स इन्हेंस पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस विद रिगार्ड टू एनवायरमेंटल पॉलिसीज इन इंडिया। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 150 शब्दों में लिखना होता है। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या कीवर्ड्स हैं, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज़ है कि विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, मतलब आपको इसमें एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। साथ ही साथ डिस्कस हाउ एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स इन्हेंस पब्लिक पार्टिसिपेशन रिगार्ड्स टू एनवायरमेंटल पॉलिसीज इन इंडिया। इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको एग्जाम्पल्स, जो क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम्पल, इससे आपको क्या समझना चाहिए। इसको ये समझिए कि जितने तरह के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स हों या कल्चरल प्रेशर ग्रुप्स हों, उनके एक एक दो एग्जाम्पल्स भी आपको याद होने चाहिए कि ये प्रेशर ग्रुप इस तरह का है। वैसे ही एनजीओ वाला जो एक टॉपिक है यूपीएससी में, वहाँ आपको एनजीओज़ के बारे में याद होना चाहिए कि ये एक एनजीओ है जो फूड सिक्योरिटी के लिए काम करता है, ये एक एनजीओ है जो वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड मैटर्स पे काम करती है, ये एक एनजीओ है जो चाइल्ड डेवलपमेंट पे काम करता है, कुछ और जो सोशल एविल्स हैं उसके खिलाफ काम करता है, डाउरी के खिलाफ काम करता है, या एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। इस तरह से कुछ एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। अब इन्होंने आंसर कैसे लिखा है तो देखिए, सबसे पहले पेपर 2 में जब भी आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो अगर वो पॉलिटी का क्वेश्चन हो तो वहाँ अगर जैसे मान लीजिए कैग के बारे में पूछा है या प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है या वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो वहाँ आपको सबसे पहले आर्टिकल मेंशन करना है। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया, प्रेशर ग्रुप्स आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल फॉर्म्ड व्हाइल एक्सरसाइजिंग राइट्स अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी। तो आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसका जो क्लॉज 1 और सब क्लॉज बी है, वो कहता है कि हम प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं। ये आपने पढ़ा होगा कि अलग अलग तरह के ग्रुप को और आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी रहने की आज़ादी है, कोई प्रोफेशन चुनने की आज़ादी है, जो 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत। उसके बाद इन्होंने क्या बताया, दे हैव प्लेड अ मेजर रोल इन इन्हांसिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन, क्योंकि हमारा कीवर्ड है पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो कैसे, तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इन्होंने पहला जो टॉपिक लिखा वो लिखा इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। कैसे, वाया ब्रिंगिंग डिमांड्स ऑफ पीपल टू गवर्नमेंट। एग्जाम्पल इन्होंने दिया नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो मेधा पाटकर के द्वारा। उसके बाद इन्होंने बताया कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है इससे, टेलिंग पीपल अबाउट द पॉलिटिकल प्रोसेस। इसके लिए इन्होंने बता दिया कि एर ए ग्रुप यूजिंग पिटिशंस। उसके बाद जनरेट मोर इंटरेस्ट अमंग द पीपल वाया एडुकेशन, इम्प्रूव रिस्पॉन्सिवनेस बाय होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल। तो ग्रीन पीस की रिपोर्ट, ग्रीन पीस इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट्स आती है, ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इंप्रूव रिस्पॉन्सिवनेस बाय होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल। प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने के लिए काम करती हैं कि गवर्नमेंट जनता के जो समस्याएं हैं उस पर रिस्पॉन्स दे, उस रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाए। हेल्प टू इम्प्रूव द एरेना ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन वाया एक्टिंग एज पीपल्स राइट इमेंसिपेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डेमोक्रेटाइजेशन को बढ़ावा देती है प्रेशर ग्रुप, क्योंकि भाई डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। तो लोगों की, जनता की जो समस्या है उसको कैसे डील किया जाएगा, उसके बारे में प्रेशर ग्रुप पीपल के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देती है। हाउएवर देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। अब चैलेंजेस क्या हैं इसके, तो एडॉप्शन ऑफ अनडेमोक्रेटिक मीन्स लाइक स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। तो जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं कभी कभी अपनी बात मनवाने के लिए सरकार को हड़ताल पे आ जाते हैं या स्ट्राइक्स की शुरुआत करते हैं। एक तो ये चैलेंजेस है। दूसरा है कि पॉलिटिकल टूल इन द हैंड ऑफ सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्ट। कई बार जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनके कुछ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, किसी वो इंटरेस्ट से मोटिवेटेड होते हैं। हो सकता है कि उस प्रेशर ग्रुप को फॉरेन फंडिंग मिल रही हो और एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करने के लिए वो लोगों को बढ़ावा दे, ये भी हो सकता है। उसके बाद सेल्फिश प्रोपोगेंडास मेनी टाइम्स विदाउट नीड टू इन्वायरमेंटल नीड्स, जैसे एलीग्ड अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ फैक्टर ग्रुप। तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे भी प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए प्रेशर ग्रुप का जो काम होता है उसको गलत तरीके से वो करते हैं।
दूसरा है चैलेंज द गवर्नमेंट डिस्पाइट नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू पीपल अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो यहाँ पर इन्होंने ये जो लास्ट पॉइंट लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इसको कहीं ना कहीं एथिक्स से भी जोड़ने की इन्होंने कोशिश की है। उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या है, तो नीड टू केयरफुल course their space in modern polity, limit to public interest, this would uphold पार्टिसिपेटिव गुड गवर्नेंस। अब देखिए वे फॉरवर्ड इन्होंने एक ही पॉइंट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जब आप 150 शब्द में लिख रहे हैं तो सारी बातें लिखने के साथ साथ आपके पास टाइम की लिमिट भी होती है और साथ ही साथ पेज भी आपको 2 मिलेगा 10 पेज वाले प्रश्न में, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको पूरे आंसर को लिखना है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं और फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन है 15 नंबर का, जिसमें आपको 250 शब्दों में अपने आंसर को लिखना होता है। बिसाइड्स लेजिस्लेशन द फुल रियलाइजेशन ऑफ द राइट टू हेल्थ फॉर ऑल इन इंडिया डिमांड्स प्लगिंग ऑफ सोशल फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स एग्जामिन। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें बताना है कि लेजिस्लेशन तो होता ही है, लेकिन लेजिस्लेशन के अलावा भी जो राइट टू हेल्थ फॉर ऑल है, इसमें कुछ सोशल फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हैं जिनके डिमांड को फुलफिल करना ज़रूरी है, तभी जाके ये जो राइट टू हेल्थ फॉर ऑल है इसको अचीव किया जा सकता है। अब इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, इन्होंने क्या लिखा। इंट्रोडक्शन ध्यान से पढ़िएगा। द बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस कॉल्ड फॉर हेल्थ एज अ राइट टू ऑल एंड ब्रॉट द लेजिस्लेटिव डोमेन ऑफ हेल्थ केयर टू फोर। अब इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन कैसे आपको लिखना है ये समझना चाहिए। देखिए जब भी हम बात करते हैं GS2 की, तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से रिलेटेड या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम आर्टिकल का मेंशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि राइट टू हेल्थ, तो राइट टू हेल्थ किस केस में आया था, अगर उसके बारे में आप यहाँ पे लिखते हैं तो ये इंट्रोडक्शन एक अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाएगा। उसके बाद इन्होंने आगे क्या बताया है, हाउएवर फर्स्ट लेजिस्लेशन इजंट एनफ ड्यू टू वेरियस शॉर्टफॉल्स। केवल however just legislation is not enough due to various shortfalls। केवल legislation से काम नहीं चलेगा, legislation का implementation भी होना चाहिए, और right to health में केवल implementation करना, उसके अपने अलग अलग चैलेंजेस भी होंगे और साथ ही साथ उस पर पीपल की अवेयरनेस और पीपल का पार्टिसिपेशन भी जरूरी होगा। तो इन्होंने क्या बताया कि इनएडिक्वेट पर्सनल बेड्स। देखिए पर्सोनल की कमी है, पर्सोनल की कमी मतलब जो डॉक्टर्स हैं, जो स्किल्ड मैन फोर्स है मेडिकल फील्ड का, उसकी कमी है, और उसका डेटा इन्होंने दिया है कि एक डॉक्टर है 1445 लोगों पे इंडिया में, जबकि 1000 लोगों पे एक डॉक्टर WHO का जो मानक है उसके आधार पे होना चाहिए। फिर बेड्स की बात करते हैं तो इंडिया में 1000 लोगों पे 0.7 बेड्स हैं, जबकि WHO के हिसाब से जो रिकमेंडेशन है वो है 3.4 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन। तो एक तो इन्होंने बताया कि केवल लेजिस्लेशन से काम नहीं चलेगा, हमारे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए और उसके साथ साथ बेड्स भी होने चाहिए, हमारे पास वैसे डॉक्टर्स भी होने चाहिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स भी होने चाहिए। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि लैक ऑफ एनफ कैपेसिटी ऑफ जेनेरिक मेडिसिन, केवल 47% ही डिमांड जेनेरिक मेडिसिन का पूरा हो पाता है। ये भी एक अलग बात है कि इंडिया जो है वो जेनेरिक मेडिसिन का कैपिटल है आप कह सकते हैं, उसके बावजूद इंडिया के 47% डिमांड को ही इंडिया की जेनेरिक मेडिसिन पूरा कर पा रही है, एक ये भी है। अब एक अच्छा उत्तर और एक थोड़ा सा एवरेज आंसर में क्या अंतर है, ये आंसर क्यों अच्छा हो जाता है, क्यों इस पे ज़्यादा नंबर मिल सकता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर डेटा का भी यूज किया है, और डेटा आप मानिए कि आपके आंसर में जो भी पॉइंट आप लिख रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए डेटा बहुत आवश्यक है, बिना डेटा के वो आपका आंसर सही नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने बताया कि ओवरबर्डन प्राइमरी वर्कर, तो फिर इन्होंने बताया कि 15 किलोमीटर रेडियस के अगेंस्ट 5 किलोमीटर, ये कमेटी का नाम लिखा इन्होंने कि बजाज कमेटी के रिकमेंडेशन। फिर है कि लैक ऑफ एडिक्वेट फंडिंग, केवल 2% ही दिया गया है GDP का 2023 के बजट में। उसके बाद बताया कि हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो हमारे जेब से पैसा लगे, मेडिकल पे जो खर्चा हो। 1/6 ऑफ पॉवर्टी ड्यू टू दिस। WHO कहता है कि भारत की 1/6 गरीबी इसकी वजह से है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो मेडिकल खर्चे पे हो रहा है। ऑल दिस कॉल्स फॉर प्लगिंग द सोशल गैप्स। अब इसमें सोशल गैप्स को कैसे सही किया जाए, पहला चीज़ कि रिड्यूस स्टिग्मा इन हेल्थ केयर, स्पेशली मेंटल हेल्थ केयर, क्योंकि मेंटल हेल्थ केयर को लेकर एक जो समाज में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, लोगों को लगता है कि कोई पागल है, जबकि मेंटल हेल्थ को सीरियस लेना चाहिए। ये एक सोशल गैप है, इसको भी फुलफिल करना चाहिए, इसको प्लग करना चाहिए। दूसरा है कि रिड्यूस सोशल डिस्क्रिमिनेशन टू हेल्थ केयर एक्सेस, क्योंकि इसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तीसरा है कि प्रोवाइड फॉर मोबाइल वैन्स एज
बाई SCARF इनिशिएटिव फॉर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ। मतलब मोबाइल वैन्स होने चाहिए जो जाके वहाँ पे चेकअप करें, जो रूरल जगह है, जो रूरल इलाके हैं वहाँ पे वो पहुँचे। फिर फाइनेंशियल गैप क्या है? फाइनेंशियल गैप तो आप समझ ही रहे हैं कि कितना गैप है, 1/6 पॉवर्टी इज ड्यू टू दिस। तो चैनलाइज CSR फंड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड होता है उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जोड़कर अगर हेल्थ केयर से चैनलाइज कर दिया जाए तो एक ये सोल्यूशन हो सकता है फाइनेंशियल गैप का। उसके बाद अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस, जैसे मोहल्ला क्लिनिक है दिल्ली का, जैसे कि बेयरफुट डॉक्टर ऑफ चाइना है। ये क्या है? चीप हेल्थ केयर की प्राइमरी लेवल पे जो हेल्थ केयर है उसको सस्ता भी करना पड़ेगा और उसकी जो क्वालिटी है वो भी इन्हांस करनी पड़ेगी। फिर इंश्योरेंस कवरेज देना पड़ेगा, ये नहीं है इंश्योरेंस कवरेज, मेडिकल इंश्योरेंस बहुत कम है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप क्या है? तो सेपरेट बजट बनाना पड़ेगा, सोशल कैपिटल एक्सपेंडिचर का एटलीस्ट 10% सेपरेट बजट बनाना पड़ेगा। यूज़ ऑफ टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन जो मोबाइल से होता है, मोबाइल क्लिनिक जिसको बोल सकते हैं, इको क्लिनिक का कॉन्सेप्ट, इसका यूज़ करना पड़ेगा। इंक्रीज नंबर ऑफ बेड्स बाय लीजिंग प्राइवेट बेड्स बाय टैक्स इंसेंटिव्स, मतलब आपको बेड्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा? बेड आएगा, बिल्डिंग आएगा, जो मेडिसिन की और फैसिलिटीज़ हैं वो आएंगी। तो दिस वुड हेल्प टू अपहोल्ड द SDG 3 ऑफ हेल्थ फॉर ऑल एंड एडिशनली वी नीड लेजिस्लेशन। अब इन्होंने बताया कि इससे क्या होगा, हम SDG 3 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है जो कहता है कि हेल्थ फॉर ऑल, वो अचीव करेंगे। आप कोई भी कंक्लूजन लिखते समय अगर आप SDG का उल्लेख करेंगे तो बहुत अच्छा आंसर होगा। फिर इन्होंने बताया कि लेजिस्लेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। भाई लेजिस्लेशन का अपना महत्व है, उसके अलावा जो सोशल फाइनेंशियल या इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स है उसको बंद करना, उसको सही करना, एक वो इस क्वेश्चन में पूछा था। तो अब लेजिस्लेशन में क्या होगा कि जो सिस्टम है उसको, उसकी ओवरहॉलिंग हो जाएगी। जो हेल्थ एक राइट के तौर पे है आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, तो उसके आधार पे हो जाएगा। उसके अलावा जो अकाउंटेबिलिटी होगी गवर्नमेंट की वो इंश्योर किया जा सकता है लेजिस्लेशन से। और अंत में इन्होंने लिखा है कि दिस वुड अपहोल्ड हेल्दी इंडिया बिकम्स द डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर और पंच प्राण। पंच प्राण जो मोदी जी ने किया था कि पंच प्राण या पंच प्राण आप कह सकते हैं, उसको इन्होंने अंत में अपने कंक्लूजन में रखा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या समझे हमने, इनकी कॉपी से क्या समझ में आया कि एक तो इनका इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत शॉर्ट है, और शॉर्ट के साथ साथ सर ने जो इंट्रोडक्शन दिया है वो बिल्कुल टू द पॉइंट है। जहाँ पर इनको लगता है कि आर्टिकल का मेंशन करने से इंट्रोडक्शन होगा, वहाँ आर्टिकल दिया है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट के किसी केस का मेंशन करना था वहाँ केस को मेंशन करके इन्होंने किया है। और कंक्लूजन में इन्होंने SDG की बात की है और कुछ अच्छी बातें जैसे कि पंच प्राण हो गया या इन्वायरमेंट फॉर लाइफ वाला जो प्रोग्राम एक चलता है उससे संबंधित हो सकता है। तो इस तरह से इस आंसर को लिखा गया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।